एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हाउ आर यू ऑल गाइस, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फिर लेट्स स्टार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव 2026 फॉर 2026। ओके, तो मैं अपने इस प्रीलिम्स इनिशिएटिव में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करवाती हूँ, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती हूँ, थीम वाइज यूपीएससी का कंटेंट आप लोगों का कवर होता है ना। और आज कौन सा दिन है? आज 32 डे है। क्यों? तो सभी लोग तैयार हो? ठीक है। देखिए, लेकिन मैंने आज से कुछ नया सोचा है। आज से मैं आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही विद्या करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स को मिस नहीं किया जा सकता यूपीएससी की जर्नी में, है ना। तो आप लोगों का पहला काम है, अगर मैंने आप लोग को चैनल का नाम बता दिया, जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सुबह 8 से 9 के बीच में हम लोग डेली एक टाइम पर मिल सकें, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेकिन मैंने क्या नया शुरू किया है, देखो, अब आज से मैं आप लोगों को डेली एक मैपिंग का क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ये मैपिंग का क्वेश्चन उसी थीम और उसी तरह बेस्ड होंगे जिस तरह यूपीएससी पूछता है। तो आप लोगों का काम वो ये ज़रूर होगा कि इस मैपिंग के क्वेश्चन को सिर्फ देखिए नहीं, पूरी इसकी मैपिंग डिटेल्स वाइज आप लोग करेंगे, ठीक है। मैपिंग करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को 2-3 तरीके बता दे रही हूँ। जैसे कि मैपिंग का क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को चागोस आइलैंड्स दिया, ठीक है। ये परसों न्यूज़ में था, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है चागोस आइलैंड, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब आज आप लोगों को चागोस आइलैंड जाके देखना है, ठीक है। तो चागोस आइलैंड में आप लोग पहले देखेंगे इसकी लोकेशन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका आधिपत्य किसका है, ठीक, मतलब इसके ऊपर आधिपत्य किसका है, क्योंकि सेकंड पॉइंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसको लेकर बनेगा। फिर आप लोग इसकी ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पर कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन सी स्पीसीज मतलब रहती हैं, और या फिर अगर कोई स्पेशल चीज़ हो, यानी कि मतलब कोई ट्राइब अगर हो, ठीक है, ट्राइब हो, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें आप लोग लोकेशन में कवर करने में कवर कर लेते हैं तो आप लोगों का 75% लोकेशन से क्वेश्चन तैयार है, ठीक। और उसके बाद थर्ड काम क्या है, आप लोग का अगल बगल सी देखना है, मतलब वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं वो ये सब देखनी है, वो लोकेशन में ही कवर हो जाता है। मतलब लोकेशन इस तरह से देखनी है कि पहले वाटर बॉडीज़ की लोकेशन देखो कि आसपास की कौन सी लोकेशन है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ को लेकर। फिर स्थल देखो आसपास के कौन से स्थल हैं, फिर राज्यों की सीमाएं देखो, देश की सीमाएं देखो, कौन कौन कहाँ कहाँ से लगता है, तो ये लोकेशन में कवर हो जाता है। दूसरा आप लोगों को क्या देखना है, मैंने जो बताया है वो आप लोगों को ट्राइब वगैरह देखना है, ठीक है। और उसके बाद इतनी लोकेशन आप लोगों को कवर करना है, ठीक। और उसके बाद चाहो तो ज्योग्राफी भी उसकी देख लेना, ठीक, मतलब कौन कौन से मिनरल्स हैं, है ना, या फिर कौन कौन सी स्पेशल वैराइटीज़ या स्पीसीज वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये लोकेशन में है, ठीक। अब अगर हम लोग करंट अफेयर्स के पॉइंट पर आए, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के भी डेली 2 टॉपिक आप लोग को कवर करने, 2 टॉपिक मैं आप लोग को बताऊंगी जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ संभावनाएं हैं। तो पहला आज का टॉपिक क्या है, और ये सब आप लोग वैसे भी पढ़ेंगे, अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, मतलब कोई और नहीं बताएगा तो आप लोग को पढ़ना वैसे भी है, ठीक है। तो साथ साथ अगर कवर करते चलोगे तो एकदम से बर्डन किसी भी चीज़ का नहीं पड़ेगा। तो आज 2 टॉपिक करंट अफेयर्स के आप लोग को क्या पढ़ना है, पहला भारतमाला परियोजना पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में रही है, भारतमाला, ठीक है, परियोजना पढ़ना। और उसके बाद आप लोग दूसरा पढ़ोगे इन्वायरमेंट के बेसिक से लेदर बैग टर्टल, ठीक, और एक लॉदर बैग टर्टल भी आता है, ठीक है। तो इन सब का अगर मैंने आप लोग को आईयूसीएन के पर्सपेक्टिव से 2 स्पीसीज़ का नाम बताया है, तो पहले स्पीसीज़ के नाम में आप लोग को सबसे पहले उसका आईयूसीएन देखना है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ पर रहते हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देखना है, ठीक है। और उसके बाद 3rd नंबर पर देखना है अगर इनके लिए कोई भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई गई है, ठीक है, तो वो देख लेना। जैसे कि ऑलिव रेडले टर्टल को लेकर
गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई गई थी। सब लोग अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, किसी को पता है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को कवर करोगे। कल आप लोग अगर चाहो तो आज अभी इन सबको पढ़ के आज दिन भर में, मतलब एक मैपिंग का क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिया है वो पढ़ के, और दूसरा 2 करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो इसी तरह, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहीं पर लिख दोगे तो आप लोग को हमेशा के लिए ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और अगर चाहो तो मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर फिर से कमेंट बॉक्स में बताना जब कल आप लोग वीडियोस में लाइव आओगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर सकते हो, और इतना करना ज़रूरी भी है, क्योंकि यूपीएससी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और यूपीएससी के लिए त्याग करना पड़ता है, और त्याग और साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए आज अब हम लोग इतनी बातों के साथ अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से इन 2 टॉपिक को कवर करते हैं। उसके बाद कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी सारी। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म ही होने वाली है। अगर अब आप लोग चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, ठीक है। और प्लीज़ एक बार फिर से जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 इसी चैनल पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मतलब मजाक कर रहे थे, हर जगह अच्छा पढ़ाया जाता है, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ होना चाहिए ना। चलिए देखो, साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था, ठीक। सबको ईयर तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि क्या हो रही थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो 10 वर्षों के बाद ये शासन की समीक्षा करने का एक आयोग का प्रावधान था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री स्टेनली बॉल्डविन इनका नाम था, ठीक है, उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। और उन्होंने नियुक्ति कब की थी? 8 नवंबर 1927, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता, याद रखना, अध्यक्षता पूछा जा चुका है, ठीक है। ईयर और अध्यक्षता पूछी जा चुकी है ना। पूर्णतः श्वेत सदस्य यानी कि सब अंग्रेज, ठीक। सदस्य निकाय क्लीमेंट एटली सहित भारत आए थे, ठीक, जांच करने के लिए, ठीक है। फिर उद्देश्य इसका क्या हुआ? इसका उद्देश्य था कि भारत की प्रगति का आकलन करना है उन लोगों को, और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना है, ठीक है। तो अब साइमन कमीशन के बारे में आप लोग को 3 पॉइंट पता चल गई, मतलब 3 आप लोग को रिमेंबर रखनी है। एक ईयर जो कि 1927 था, ठीक है। दूसरा अध्यक्षता जो किसकी थी? सर जॉन साइमन की थी। तीसरा, ये लोग भारत क्यों आए थे? क्योंकि भारत की प्रगति का आकलन करना था और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। और चौथा आप लोग को याद रखना है कि सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे, ठीक। ब्रिटिश मतलब श्वेत थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये 4 पॉइंट आप लोग पृष्ठभूमि यानी कि बात को समझने के लिए याद रखोगे, और इन्हीं तरह के स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर अब जल्दी नियुक्ति क्यों हुई? यानी कि ये साइमन कमीशन अपने निर्धारित वर्ष से 2 साल पहले आ गया था, ठीक है। अब जल्दी नियुक्ति क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि कंजर्वेटिव सरकार को ब्रिटेन में लेबर पार्टी से हार का डर था, ठीक है। जो कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार है, उसको लेबर पार्टी से हार का डर था वहाँ पर, ठीक है। तो उसके दौरान क्या हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड जो कि भारत के राज्य सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को वो भारतीयों को अपना साबित करना चाहते थे। यानी कि जब अपना साबित कर लेंगे तो उनकी गवर्नमेंट में उनके वोट्स बढ़ सकते हैं ना, तो ये इनका एक मत था, ठीक है। फिर अगर अब नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो देखते हैं कि भारतीयों की प्रतिक्रिया उस टाइम पर क्या हुई साइमन कमीशन को लेकर। अब साइमन कमीशन का एक बार फिर से चाहो तो मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो। ईयर कौन सा है? 1927, ठीक। अध्यक्षता किसने की? जॉन साइमन। कौन कौन से थे? ब्रिटिश, ऑल सारे ब्रिटिश थे, ठीक है। उसके बाद क्यों आए थे? क्योंकि उनको कमीशन की स्थापना करनी थी और संवैधानिक स्थितियों की भारत की जांच करनी थी, ठीक है। तो इतना आप लोग को पता चल गया होगा। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या हुई साइमन कमीशन को लेकर, जिसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें एक व्यक्ति थे M.A. अंसारी। उनके नेतृत्व में मद्रास अधिवेशन लाया गया 1927 में, ठीक है। और आयोग का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करवाया गया, ठीक है।
फिर अगर कांग्रेस को छोड़कर अन्य समूह देखें तो उन सबकी प्रतिक्रिया क्या थी साइमन कमीशन को लेकर, जिसमें आते हैं जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता अधिवेशन 1927 में उन्होंने साइमन कमीशन का उन्होंने भी विरोध किया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बहुमत ने बहिष्कार का समर्थन भी इसका किया। ठीक, फिर पंजाब में यूनिवर्सिटी और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। ठीक है, अब ये देखो इतनी जगह तो विरोध किया गया, जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के बहुमत ने बहिष्कार का समर्थन किया, मतलब इन्होंने भी बहिष्कार का समर्थन किया। लेकिन पंजाब में यूनिवर्सिटी, दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। ठीक, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, फिर अब अगर साइमन कमीशन का सार्वजनिक विरोध किया गया तो वो कहाँ से किया गया, जिसमें बम्बई में आगमन जब इसका हुआ तो 3 फरवरी 1928 को पपूरे नहीं, ये पूरे, तो गूगल ट्रांसलेशन हिंदी की बैंड बजा देता है ना। पूरे भारत ने बड़े पैमाने पर हड़ताल और काले झंडे का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि बम्बई में जब इसका आगमन हो 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, तो भारत ने बड़े पैमाने पर हड़ताल और काले झंडे का प्रदर्शन किया गया। ठीक, फिर नारा क्या लगाया गया, नारा में साइमन वापस जाओ, ये नारा था। ठीक, जो कि यूसुफ मेहर अली का श्रेय था इस नारे को। ठीक, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हो। फिर युवाओं की भागीदारी क्या हुई कि नौजवान भारत सभा, हिंदू सेवा दल, है ना, और श्रमिक और किसान पार्टी का विकास किया गया साइमन कमीशन के लिए। तो अब आप लोग 3 लोगों की प्रतिक्रियाओं को याद रखोगे। ठीक, क्योंकि साइमन कमीशन मेंस का भी टॉपिक है और आ भी सकता है। ठीक, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया में A अंसारी के नेतृत्व में मद्रास अधिवेशन 1927 में आयोग का पूर्ण बहिष्कार किया गया। फिर नेहरू के कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, जिन्ना ने बहिष्कार किया। ठीक है, फिर हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने भी इस बहिष्कार का समर्थन किया और पंजाब में यूनिवर्सिटी और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये एक्सेप्शन के तौर पर याद रखोगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर पुलिस का दमन क्या था कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई। ठीक, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत घायल हो गए थे। ठीक, और ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ की घटना है। फिर लाला लाजपत राय घायल हुए, है ना, और अक्टूबर 1928 में उन्होंने 1928 में और 17 नवंबर 1928 की उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कल मैंने आप लोग को पढ़ाया ही था। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह ने हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को कल ही मैंने पढ़ाया था। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आती है, मतलब साइमन कमीशन 1927 में आया था और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आती है, जिसके पॉइंट्स क्या हैं कि द्वैध शासन, ठीक, द्वैध शासन व्यवस्था का उन्मूलन किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि राज्यपाल को सुरक्षा एवं प्रशासन के लिए विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ये भी इसकी रिपोर्ट में लिखा था। ठीक, उसके बाद पृथक निर्वाचिका को बरकरार रखा गया और बढ़ाया गया। ठीक, फिर संघवाद स्वीकार किया गया लेकिन तत्काल नहीं, यानी कि संघवाद को स्वीकार कर लिया गया, रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन तुरंत नहीं स्वीकार किया गया। फिर नेशनल NWEP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसमें बलूचिस्तान को विधायिका और केंद्रीय प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, अब टेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सिंध बम्बई से अलग हो गया और बर्मा से अलग हो गया, बर्मा से भारत अलग हो गया और सिंध बम्बई से अलग हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सेना का भारतीयकरण किया गया लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण के साथ। तो ये इतने पॉइंट, ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में थे, जो कि 1930 में आई थी। तो आप लोग को कौन कौन से पॉइंट याद रखना अनिवार्य है, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। पहला ये याद रखोगे, ठीक है, दूसरा ये याद रखोगे, ठीक है, यानी कि पृथक निर्वाचन को बरकरार रखा गया और बढ़ाया गया। ठीक है, और चौथा ये याद रखोगे। ठीक है, बस इतने 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना, लेकिन पढ़ने सब हैं। ठीक, कि कल कोई पता चले कि ये वाला स्टेटमेंट बीच में रख दे तो आप लोग को रिमेंबर ही नहीं है, पढ़ना सब है
लेकिन मैक्सिमम रिकॉल यही 3 करने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इन्हीं से बनेगा। लेकिन यूपीएससी का ना आज कोई पता है ना कल कुछ पता है, उसका जब जो मन करता है वो पूछता है, तो इसलिए पढ़ा सब जाता है, लेकिन हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के बेसिस पर पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर फिर अगर हम लोग अब नेहरू रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो यानी कि साइमन कमीशन तक मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या बन रही थी कि भारतीयों को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती का जवाब दिया गया नेहरू रिपोर्ट के तहत, जिसमें क्या था कि सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक उप समिति नियुक्त की, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का पहला भारतीय प्रयास नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे, तो प्रमुख सदस्य में इसमें तेज बहादुर सप्रू, ठीक, पहला ये याद रखोगे। दूसरा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, दूसरा ये। तीसरा एम एस अनी, ये अली नहीं है, अनी ही है, ठीक है, तो तीसरा ये याद रखोगे। चौथा इमाम अली इमाम, ठीक, और पांचवा शुएब कुरैशी, ठीक है, और छठा क्या है GR प्रधान, ठीक है। तो इतने प्रमुख सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट के लिए, ठीक है। प्रमुख विभाजन क्या अगर देखें तो उसकी बात करते हैं, तो जिसमें बहुत नहीं, या फिर बहुल लिख लो, ठीक है, बहुल डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में था, जबकि कुछ पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है। यानी कि बहुत लोग डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन बहुत लोग डोमिनियन मतलब 2-3 राज्य आपस में मिल जाए तो उसको डोमिनियन बोला जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग स्वतंत्रता भी चाहते थे। तो ये बात हो गई विभाजन की, ठीक, जो कि नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने पेश की थी। फिर अगर हम लोग देखें तो नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु की अगर हम लोग बात करें, तो पहला बिंदु क्या है कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत का डोमिनियन का दर्जा दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश राज के अधीन भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया गया, पहला इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा क्या है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र केवल उन स्थानों पर मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटें थी जहां पर वे अल्पसंख्यक थे, ठीक। तीसरा क्या है कि भाषाई प्रांत के आधार पर किया गया था, क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, ठीक है। चौथा मौलिक अधिकार, जिसमें कुल टोटल उस टाइम 19 थे, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार, यूनियन, वयस्क मताधिकार शामिल थे, ठीक। नेहरू रिपोर्ट के अंदर मौलिक अधिकार की अगर बात कही जाए तो याद रखना, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक, जिसके तहत भारतीय संसद बनाई गई। प्रतिनिधि सभा में 500 सदस्य, वयस्क मताधिकार और 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया, ठीक है। फिर अगर सीनेट की बात करें, सीनेट बताओ कहाँ की कांग्रेस को नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के पास USA है, UK है, USA, UK, ठीक, या फिर साउथ अफ्रीका। अब बताओ जल्दी से सीनेट किसकी संसद को बोला जाता है, ठीक है, जिसमें 200 सदस्य और 7 साल का कार्यकाल था, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, और प्रांतीय सरकारें निर्वाचित परिषदों के प्रति उत्तरदायी होंगी, ठीक है। फिर धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण किया जाएगा, ठीक, मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। अब एक बार नेहरू रिपोर्ट के मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, नेहरू रिपोर्ट के बिंदु को फिर से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें क्या है अगर हम लोग देखें तो देखो, मैं मैजिक पेन से पढ़ा देती हूँ। देखो, ब्रिटिश राज के अधीन भारत डोमिनियन का दर्जा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र केवल उन स्थानों पर मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटें जहाँ पर अल्पसंख्यक थे। सेकंड भाषाई प्रांत, मौलिक अधिकार 19, ठीक, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार। प्रेजेंट टाइम पर बताओ ये कौन से आर्टिकल में है, महिलाओं के लिए समान अधिकार, है ना। उसके बाद यूनियन भी बताओ कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि साथ में चीज़ें रिकॉल करते चलोगे तभी ये होती है स्मार्ट स्टडी, ठीक, स्मार्ट स्टडी। तो अब मेरा तो काम है क्वेश्चन पूछना, मैं तो क्वेश्चन पूछा ही करती हूँ, आप लोग का काम है आंसर देना भी, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि ये दोनों कौन कौन से आर्टिकल है पॉलिटी के तहत मैंने आप लोग को कवर करवाए हैं, और वयस्क मताधिकार शामिल है, ठीक है। फिर केंद्र और प्रांतों के प्रति उत्तरदायी सरकार, भारतीय संसद, प्रतिनिधि सभा, इसमें 500 सदस्य, वयस्क मताधिकार और 5 वर्ष का कार्यकाल। फिर सीनेट में 200 सदस्य और 7 साल का कार्यकाल होगा। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रांतीय सरकारें निर्वाचन परिषदों के प्रति उत्तरदायी होंगी, और धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण किया जाएगा, और मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, जो कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत इतने बिंदु कवर किए गए थे, ठीक है।
फिर अगर हम लोग सांप्रदायिक प्रतिक्रिया की बात करें, जिसमें दिल्ली लीग मुस्लिम लीग और दिल्ली प्रस्ताव 1927 में था, इसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं? इसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र पहला है, और लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी। फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे। फिर सेकंड पॉइंट में केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद पंजाब और बंगाल में अनुपातिक मुस्लिम का प्रतिनिधित्व था, और मुस्लिम बहुल प्रांतों का निर्माण सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में किया गया था। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लिए आप लोग इतनी बात याद रख सकते हो। फिर हिंदू महासभा का विरोध किसने किसने और कब किया था? जिसने मुस्लिम बहुल प्रांतों का विरोध किया गया, हिंदू महासभा ने। ठीक। और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया, और संघवाद के स्थान पर एकात्म संरचना चाहते थे। ठीक है। तो इसका भी विरोध किया गया। फिर नेहरू रिपोर्ट में समझौते कौन कौन से हुए? ठीक। अगर नेहरू रिपोर्ट में हम लोग समझौते की बात करें तो पहला बिंदु क्या आ जाता है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, लेकिन मुस्लिम आरक्षण केवल वहीं जहां पर वे अल्पसंख्यक थे। ठीक है। तो ये दोनों की बात का एक मीडिएटर पॉइंट हो जाता है। ठीक है। जिसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र तो लाया जाएगा, लेकिन पॉइंट में क्या कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण लाया जाएगा। तो जब हिंदू महासभा ने विरोध किया तो बात बीच की क्या निकल के आई कि लेकिन मुस्लिम आरक्षण वहीं पर किया जाएगा जहाँ पर वे अल्पसंख्यक हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसकी व्याख्या करता है। फिर दूसरा पॉइंट रिपोर्ट के समझौते में क्या बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस के बाद ही सिंध का बम्बई से अलग होना। ठीक। यानी कि जब डोमिनियन स्टेटस बन जाएंगे तब ही सिंध जो है, सिंध प्रांत जो है, जो कि आज पंजाब का हिस्सा है, बम्बई से पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, बम्बई से अलग होगा। ठीक है। तो इतना आप लोग समझ सकते होंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि केंद्रीकृत अवशिष्ट शक्तियों के साथ एकात्म संरचना की अवधारणा को लाया गया। फिर नेहरू रिपोर्ट क्यों असफल हुई इसके बिंदु अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और सिखों ठीक, सिखों ने इसका विरोध किया। ठीक है। और युवा कांग्रेस नेताओं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया था। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये दोनों साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। अगर ये दोनों आप लोग के टॉपिक कवर है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि 2020 और 2023 दोनों में इन दोनों से एक क्वेश्चन आया है और आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता में हो। ठीक है। कल जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, आज मैं क्वेश्चन लगाना भूल गई हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग का काम है कि जितना भी A4 साइज में आप लोगों ने मेरे साथ लिखा है, आज तो मैं ये कहना भूल ही गई थी। ठीक है। अगर आप लोगों ने लिखा है तो उसको 1-2 मिनट रात में सोने से पहले रिवीजन कर लेना। ठीक है। और एक काम और है, अभी तक मैंने आप लोग को जितना मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करवाया है और आप लोगों ने अगर मेरे साथ नोट किया है, ठीक, मेरी बात को मानते हुए, तो उसको भी एक बार कल रिवीजन कर लेना। ठीक है। कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी, मतलब कंटेंट भी होगा क्योंकि सिलेबस जल्दी कवर करवाना है, पर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। कल लगभग 30 से अगर होगा तो 40 से 50 मिनट का सेशन हो सकता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।